दोस्तों जैर से दोस्तों मुझे 1.5-2 साल में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलकर ये बात कहते हैं कि सर हरी संजीवनी दवाई के बारे में बताएं। मैं कहता हूँ सर हरी संजीवनी दवाई तो है ही नहीं। वो कहते हैं नहीं अच्छा दवाई नहीं है तो हरी संजीवनी खाद के बारे में बताएं। मैंने कहा हरी संजीवनी ना खाद है ना दवाई है। वो कहते सिर्फ फिर खाद या दवाई का कोई विकल्प तो होगा हरी संजीवनी। मैं उनसे कहने लगा कि हरी संजीवनी ना खाद और दवाई का कोई विकल्प भी नहीं है। तो दोस्तों यही सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हरी संजीवनी खाद है या दवाई है, तो इस वीडियो को आखिर तक अंत तक जरूर देखिए। आपको इस वीडियो के अंदर हर वो चीज़ मैं बताऊंगा कि हरी संजीवनी क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसके रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिर तक। दोस्तों हमारे हाई फाई टीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मेरा नाम रिहान मलिक है और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूं। आज हम बात करेंगे हरी संजीवनी प्रोडक्ट के बारे में। आखिरकार हरी संजीवनी प्रोडक्ट है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं आप लोगों को, जिन्होंने मेरी होम सेंटर वाली वीडियो को इतना प्यार दिया कि 6 दिन में लगभग उसको 6000 प्लस लोगों ने देखा। 286 उसको लाइक मिले, 80 उसको कमेंट मिले और लगभग 350 लोगों ने उसको शेयर किया। दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान में होम सेंटर को लेकर जो माहौल बना है, मुझे जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उसका मैं बहुत दिल से आप लोगों का सम्मान करता हूँ। उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। दोस्तों आज हरी संजीवनी के हम 5 टॉपिक लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हरी संजीवनी क्या है। दूसरा टॉपिक है हरी संजीवनी का फसल के ऊपर क्या काम है। तीसरा टॉपिक है हरी संजीवनी के फ़ायदे व विशेषता क्या है। चौथा टॉपिक है हरी संजीवनी को इस्तेमाल कैसे करना है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हरी संजीवनी को इस्तेमाल करना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा हरी संजीवनी क्या है। दोस्तों हरी संजीवनी ना कोई खाद है ना कोई दवाई है। हरी संजीवनी इजराइल बेस एक 4-वे ट्रीटमेंट है। 4-वे ट्रीटमेंट क्या है, इजराइल देश का मानना यह है, अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे, इजराइल जो देश है वो वहाँ पे कभी भी मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहता और वहाँ की जो ज़मीन है वो भी रेतीली है। यानी कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी वहाँ इजराइल देश नंबर 1 है कृषि उत्पादन में। पूरी दुनिया के अंदर कृषि उत्पादन में सबसे नंबर 1 है इजराइल देश। जबकि भारत देश के अंदर मौसम भी अच्छा रहता है, ज़मीन बहुत शानदार है, वातावरण बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में होते हुए भी हम आज इजराइल के आसपास भी नहीं है। वजह क्या है कि इजराइल देश का मानना यह है कि जैसे इंसान है, इंसान 4 अवस्थाओं में रहता है। जैसे हम छोटे होते, जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं हम जन्म अवस्था। जैसे फिर हमारे यहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम बाल अवस्था। बच्चा जैसे जवान हो जाता है मेरे साथ उसको बोलते हैं हम यौवन अवस्था। जैसे ही बच्चा बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है तो उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा। तो इजराइल देश का मानना यह है कि जैसे 4 अवस्था इंसान के ऊपर आती है वैसे 4 अवस्थाएं हमारी फसल के ऊपर आती है। वो कहते हैं कि 4 अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का भोजन अपने इंसान को चाहिए, अलग अलग प्रकार का भोजन हमारी फसलों को चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं इंडिया में, आपको पता है कि बीज लगा दिया, खाद डाल दिया, पानी दे दिया, बीमारी आई दवाई डाल दी। इस तरीके से हम परंपरा करते हुए हम खेती कई सौ साल से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इजराइल देश अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता है। इजराइल देश एक 4-वे ट्रीटमेंट उसने ईजाद किया, जैसे हमारा हरी संजीवनी है। वो फसल की हर उम्र में हर ट्रीटमेंट अलग करता है। तो इस तरीके से ये हरी संजीवनी एक इजराइल बेस 4-वे ट्रीटमेंट है, ना कि कोई दवाई का विकल्प है, ना कि कोई खाद का विकल्प है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा खुल के बात करें, हमारा जो हरी संजीवनी प्रोडक्ट का 1 नंबर पैकेट स्टेज नंबर 1 उसको हम सोइल कंडीशनर बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो 2, 3, 4 ये 3 पैकेट जो आते हैं 2, 3, 4 इसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अगर हम पूरे बॉक्स को बोल लेंगे हम इजराइल बेस्ड 4-वे ट्रीटमेंट, और अगर अलग अलग हम इसको अलग अलग करके बात करेंगे तो स्टेज नंबर 1 को बोलेंगे सोइल कंडीशनर और 2, 3, 4 को बोल लेंगे हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो ये हरी संजीवनी के बारे में ये है कि हरी संजीवनी, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हरी संजीवनी क्या है। दूसरा टॉपिक लेते हैं, हरी संजीवनी का क्या काम होता है फसल के ऊपर। जैसे हमने कहा ये ना दवाई है ना ये आपका खाद है, तो इसका काम क्या होता है फसल के ऊपर। तो हरी संजीवनी 3 काम करती है हमारी फसल के ऊपर। नंबर 1 है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़।
यानी कि पाचन तंत्र को ठीक करती है, चयापचय गतिविधियों को ठीक करती है। अगर हमारा इंसान का पेट सही रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे हमारी फसल का अगर चयापचय सही रहेगा, गतिविधियाँ, पाचन तंत्र सही रहेगा तो वो ठीक रहेगी। दूसरा काम करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन प्रणाली। अगर हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम ठीक ठाक रहेंगे, ठीक ठाक वर्क करेंगे। ऐसे हमारी फसल है, जैसे वो ठीक ठाक उसकी श्वसन प्रणाली अगर सही काम कर रही है तो वो ठीक ठाक काम करती है। तीसरा काम हरी संजीवनी का होता है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, अन्न द्रव्य की उपलब्धि। हिंदी में इसको कह सकते हैं अन्न द्रव्य की उपलब्धि। तो 3 काम हरी संजीवनी काम करती है। नंबर 1 चयापचय, पाचन तंत्र ठीक करती है। नंबर 2 श्वसन प्रणाली को ठीक करती है। नंबर 3 आपका अन्न द्रव्य की उपलब्धि कराती है। अब अगर हम इसे अपने ऊपर देखें, अगर मेरा पेट सही है, मेरा पाचन तंत्र ठीक है, अगर मैं सांस सही ले पा रहा हूँ, अगर मुझे खाना सही मिल रहा है तो मैं स्वस्थ रहूँगा। तो ठीक ऐसे ही अगर हमारी फसल का ये 3 चीज़ें ठीक से काम कर रही है तो उसका वो स्वस्थ रहेगी, तो फल ज़्यादा देगी, बीमारियाँ उस पर कम आएगी। तीसरा टॉपिक है हमारा हरी संजीवनी के फायदे व विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताओं की पहले हम बात करेंगे। नंबर 1 तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये कोई रासायनिक खाद नहीं है, रासायनिक जहर नहीं है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि अगर हम अपनी फसल में, अपने खेत में इसको डालते हैं तो 20 से 25% का खाद हमारा कम लगता है, क्योंकि कई 10, 20, 30, 50 सालों से जो हम खाद डाल रहे हैं वो इतना खाद हमने डाल दिया, हमारी ज़मीनों में इतना खाद डला हुआ है कि ये हरी संजीवनी उस खाद को हमारी फसल को देने का काम करती है। तो 20 से 25% तक हमारे खाद की बचत होती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, जैसे एक स्वस्थ लड़का अगर उसकी डाइट अच्छी है, सांस अच्छे ले पा रहा है, सारी श्वसन प्रणाली उसकी ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, ऐसे अगर हमारी फसल का सब कुछ ठीक है तो उस पर 20% से 40% तक की बीमारियाँ हरी संजीवनी को डालने से कम आती है, क्योंकि उस सारी चीज़ें उसकी ठीक ठाक काम करी है। तो तीसरे इसका फ़ायदा यही है, तीसरी इसकी विशेषता यही है कि इसके 20 से 40% तक हमारी खेत में बीमारियाँ कम आती है। चौथी विशेषता इसकी है कि फसल में 25 से 50% की बढ़ोतरी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अगर मैं वो बात करूँ तो। पांचवी विशेषता इसकी क्या है कि ये प्रोडक्ट मानव, पशु, पर्यावरण, पानी सब के लिए सुरक्षित है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक बात बताओ आपको, गलती से अगर इंसान ने खा लिया तो मरेगा नहीं। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, खाना मत। कभी देखो कि रिहान भाई ने कहा था कि भी खा के देख लेना, और इसको खा के किसान को देखो मैं मरा नहीं, देखो ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसको खा के कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं। छठी विशेषता इसकी क्या है कि इस प्रोडक्ट को डालने से बहुत सारे किसान लोगों ने मुझे कहा है, ट्रेनिंग में मैंने सुना है कि जो फल होता है हमारा, जो धान, गेहूं या सब्जी या फल, टमाटर, बैंगन, कुछ भी एनीवन, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें चमक बहुत अच्छी होती है। अभी मेरी एक ये वाली भिंडी की वीडियो है, इसको आप देखोगे तो इसकी चमक देखना आप कितनी शानदार है। वैसे तो बहुत सारी है वीडियो, आप देख सकते हो, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी एक ये वाली वीडियो देखना, इसमें किसान भाई कह रहे हैं हमारे, देखना आई बटन पर दबा के, इसमें किसान भाई हमारे कह रहे हैं कि धान में चमक बहुत है। 60 रुपये क्विंटल इनका धान महंगा बिका है, सिर्फ चमक की वजह से। वो कह रहे हैं कि मंडी में अगर एकदम बिके। और अगर ये वाली वीडियो देखोगे आप खीरे की, तो इसमें बताया है किसान ने कि खीरा जो है उनका सबसे पहले बिकता है। दुकानदार लोग इनकी वेट करते हैं जब तक ये मंडी में नहीं जाएंगे खीरा लेके, जब तक वो खीरा नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि चमक बहुत अच्छी है इनके खीरे में। और तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमारे साथ है। तो चमक बहुत है। 6 विशेषता है। अब हम इसके फ़ायदे पर बात करते हैं कि हरी संजीवनी के फ़ायदे क्या है। दोस्तों हम बात करेंगे इसके जो 4 पैकेट है उनके फ़ायदे क्या मिलते हैं। नंबर 1, स्टेज नंबर 1, ये क्या करता है, ज़मीन के अघुलनशील तत्वों को घोल देता है। आपने देखा होगा यूरिया कट्टा अगर आप उठा कर देखेंगे तो उस पर 40% नाइट्रोजन है, 54% कैरियर है। वो कैरियर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है। विदेशों के अंदर पेट्रोलियम फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, लेकिन इंडिया के अंदर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। सिंथेटिक यानी प्लास्टिक। और वो कई सौ सालों से हम अपने प्लास्टिक खेत में डालते हुए आ रहे हैं, तो वो हमारी ज़मीन को सख्त कर रही है, हार्ड कर रही है, तो हमारे खेत में जमी हुई है। लेकिन स्टेज नंबर 1 डालने से क्या होता है कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है उसको ये पैकेट घोल देता है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन हमारी भुरभुरी हो जाती है, ज़मीन में नमी बढ़ती है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ज़मीन में जो मित्र जीवाणु है उनका विकास होता है, फसल को सूक्ष्म तत्व देने में मदद मिलती है, फसल की सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। दोस्तों एक बात है जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, जो हमारी मेन जड़ होती है, इसमें हमारा पेड़ होता है, वो उसके हमारी प्राइमरी रूट होता है हमारा, और जो आसपास जड़ें होती है वो पेड़ को रोकने के लिए होती है। लेकिन जो हेयर रूट होते हैं, बाल जैसे जो बाल जड़ें होती है, वो फसल के मुँह होते हैं। तो जितनी हमारी ज़मीन भुरभुरी होगी, उसमें नमी होगी, उतनी ही वो जड़ें, बाल जैसी जड़ें ज़्यादा निकलेगी। और ज़्यादा निकलने का मतलब क्या है, जितनी वो ज़्यादा निकलेगी उतना वो खाना ज़्यादा खाएंगे, और जितना वो ज़्यादा खाना खाएगी उतना वो स्वस्थ रहेगा। तो सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है, अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर करके रखता है। ये कुछ इसके फ़ायदे स्टेज नंबर 1 के।
स्टेज नंबर 2 के फायदे क्या है? फसल की संतुलित वृद्धि होगी, यानी कि फसल कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होगी, समान मात्रा में सारी फसल होगी अगर आप देखेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा? पत्ते के आकार में वृद्धि होगी। पत्ता जितना बड़ा बड़ा होगा उतना ही हमारा ये खाना सूरज से ज़्यादा बना पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जितना हरा हरा पत्ता और ग्रीन बड़ा बड़ा पत्ता होगा उतना ही वो सूरज से ज़्यादा खाना बना पाता है। और सूरज से ज़्यादा खाना बनाने से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने से अन्न मृत्यु ज़्यादा होगी और जड़ों के विकास में भी ये मदद करता है। स्टेज नंबर 3 के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? सबसे लाजवाब ट्रीटमेंट लगता है मुझे तीसरा नंबर, बहुत लाजवाब है। फसल की शाखाएँ बढ़ती है, इनके फुटाव होता है। फसल में मादा फूल ज़्यादा आते हैं, नर फूल झड़ जाते हैं। आपको पता है कि नर फूल क्या है, वो फल नहीं बनते, वो झड़ जाते हैं, मादा फूल ही फल बनता है। तो इसके डालने से नंबर 1 शाखाएँ ज़्यादा निकलेगी, नंबर 2 मादा फूल ज़्यादा आएंगे और मादा फूल ज़्यादा आने से शाखाएँ ज़्यादा होगी। फसल की सशक्त वृद्धि होगी। फसल के यौवन अवस्थाओं में लगने वाले विशेष खादों को देने में मदद मिलती है। फसल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखता है। तीसरा नंबर, फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता बढ़ती है। इस टाइम के बाद किसानों के बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत लोग किसान परेशान हो जाते हैं कि ये फूल झड़ रहा है, पत्ता झड़ रहा है, पत्ता पीला पड़ रहा है, पत्ता सूख रहा है। तो तीसरा नंबर डालने से शाखाएँ बढ़ेगी, मादा फूल ज़्यादा आएंगे और आपका फूल और पत्ता झड़ेगा नहीं है। बहुत सारे ये फ़ायदे मिलते हैं। स्टेज नंबर 4 के क्या फ़ायदे हैं? फूल और पत्तों को संतुलित मात्रा में अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। फसलों और फलों की संतुलित वृद्धि होगी। आपने देखा होगा आज तक जो हम खाद देते हैं वो ज़मीन से देते हैं, तो ज़मीन से देने के बाद क्या होगा? जैसे ये टमाटर का पेड़ है, आप देखोगे नीचे से खाद जाएंगे तो नीचे यहाँ पे मोटा मोटा टमाटर है और यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा ऊपर तो यहाँ पे क्या है? बारीक बारीक टमाटर हो गया। क्यों? क्योंकि जो नीचे से खाद जा रही है वो नीचे वाले ने सारा खा लिया, ऊपर वाला इंतजारी करता रह गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक कहानी बताना चाहूँगा छोटी सी, आप रिलेट करना चाहोगे। थोड़ा सा 10, 20, 30, 50 साल पीछे जाएंगे तो शादियों में क्या होता था? पत्तल पे या फिर हम प्लेटों में हमें लाइन से बिठा के खाना खिलाते थे। आया कुछ याद? तो उसमें लाइन से बिठाने क्या होता था कि एक आदमी दाल लेके चल रहा है, एक आदमी लड्डू या फिर बूरा लेके चल रहा है और एक आदमी चावल लेके चल रहा है। अब सपोज करो इधर से लाइन चल रही है और आप आखिर में जाके बैठे हैं, तो कई बार क्या होता था कि जैसे वो लड्डू लेकर आ रहा है तो लड्डू खत्म हो गए, वो वापस चलेगा, आप वहाँ खाली बैठ गए। कई बार क्या हुआ कि चावल तो आ गए आपके पास लेकिन दाल वाला जैसे आपके नज़दीक आया तो दाल वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आप क्या कर रहे हो? कई बार झल्ला जाता था आदमी, लड़ाई करने पड़ता था, अरे यार मेरे के पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है। अब उस आदमी को जिसको कुछ नहीं मिल रहा था उसको एहसास किस चीज़ का रहता था कि यार महफिल खड़े होने वाली, अगर तू बैठा रहा तो फिर वो कहेंगे जी यार कितना खाएगा, यानी कि वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा था, ये हाल होता था। तो ठीक सेम हमारा इस पेड़ का कहानी है, जैसे नीचे से हो जाते तो नीचे वाला सारा खाया था, ऊपर वाला टिल्लू राम कमज़ोर रह जाता है। तो इसलिए हरी संजीवनी इस स्टेज नंबर 4 को डालने से क्या होता है? समान मात्रा में उसको भोजन मिलता है। तो नीचे से ऊपर तक जो आपका फल है वो समान मात्रा में सेम मात्रा में रहता है। फलों का संतुलित वृद्धि होती है। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतर फलों में होता है और फल जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से पकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो व्हाट्सएप पर देखी होगी, ये लौकी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई तेज़ी से बढ़ाने वाले केमिकल डाल रहे हैं, बहुत से दारू का स्प्रे कर रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से जल्दी पकेगा और प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। फसल में पानी और वृद्धि के बीच संतुलन बनाकर पत्तों की गिरावट को नियंत्रित करता है। बहुत लाजवाब पॉइंट है दोस्तों। पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। वैज्ञानिकों का कहना यह है, जैसे एक लेडीज़ महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका सारा फोकस उस बच्चे की तरफ चले जाता है, वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रखती क्योंकि सारा फोकस उसको बच्चे के ऊपर है। ठीक वैज्ञानिकों का कहना है जैसे हमारी फसल होती है, जैसे इस पर फल लगने शुरू हो जाएंगे तो उसका सारा फोकस फलों पे हो जाएगा, ना कि पेड़ के ऊपर। जैसे सारा फोकस का फलों की तरफ हो जाएगा तो पत्ते इसके मुरझाने लगते, कमज़ोर होने, पीले होने से झड़ने लगते। तो चौथा पैकेट क्या होता है? पत्तों की नियंत्रण को रोकता है। तो इस तरीके से इन 4 पैकेटों के अलग अलग फ़ायदे हैं। मेरे ख्याल से इन पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए, इस वीडियो को कई बार आपको दिखना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इससे। चौथा टॉपिक है हमारा, हरी संजीवनी को इस्तेमाल कैसे करना है या करवाना है। बहुत लाजवाब पॉइंट है। इसके इतने फ़ोन आते हैं मेरे को, इतने फ़ोन आते हैं, सर स्टेज नंबर 1 अब डाल देगा, सर कब डालना है, सर इसके साथ मिलाकर डाल देता है। आज इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। स्टेज नंबर 1 किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, चाहे वो यूरिया है, डाई है, कोई भी एनिमल, कोई भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। अगर आपने रासायनिक खाद नहीं डालना या डाल चुके हैं तो आप 30, 40, 50 किलो मिट्टी ले सकते हैं, उसमें भी मिला के इसको डाल सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो बालू रेते में लेके जितना आप पूरे खेत में फैला सकते हैं उतने बालू रेते में इसको मिला के डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है
तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी इसको दे सकते हैं। ये 3-4 तरीके हैं। किसी भी रासायनिक खाद के साथ दे सकते हैं, मिट्टी के साथ दे सकते हैं, बालू रेती के साथ दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के साथ दे सकते हैं। 3-4 तरीके से कैसे भी देना है, बस ज़मीन में डालना है। कैसे डालना है? जैसे डाल रहे हैं ऐसे फैला के पूरे खेत में आपने इसको डालना है। ये खुद पानी लगने के बाद अपने पूरे खेत में अपने आप से ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कब डालना है? बहुत फ़ोन आते हैं मेरे को। कोई भी फसल हो, सब्जी हो, आपका धान हो, गेहूँ हो, कोई भी फसल लगाते वक्त डाल सकते हैं। जब आप ट्रैक्टर को भांगा से तैयार करते हो, बीज लगाने से पहले, बीज डालने से पहले, तब भी डाल सकते हैं। फसल लगाते वक्त डाल सकते हैं, या 30 दिनों तक डाल सकते हैं। ध्यान रहे 30 दिनों के बाद इसको नहीं डाल सकते। लगाते वक्त डाल सकते हैं या 30 दिनों तक डाल सकते हैं, 30 दिनों के बाद इसको नहीं डालना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आज के बाद जब भी आप स्टेज नंबर 1 डालने जाओ तो किसान से पूछ लो आपकी फसल को कितने दिन हुए। अगर वो कहता है जी 40 दिन हो गए तो उसको मना कर दो, अभी ये प्रोडक्ट इसमें नहीं डलेगा। अगर वो कहते हैं 10 दिन 15 दिन हुए तो इसी हिसाब से ट्रीटमेंट आपने करानी है, इसको डाल सकते हैं। लगाते वक्त डाल सकते हैं या फिर 30 दिनों तक डाल सकते हैं स्टेज नंबर 1 को। कैसे डालनी है? जैसे ही डाल रहा है पूरे खेत में फैलानी है आपने। और इसके बाद हमारा लिखा हुआ होता है पर्चे पर, इसके बाद पानी देना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों ये भी बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि पानी देना अत्यंत आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी देना ज़रूरी है, लेकिन कितना? सपोज करो आज आपने 10 तारीख को ही डाल दिया, या 2 तारीख या 6 तारीख, जो भी तारीख है, और कल किसान ने पानी देना है। सपोज करो कल किसी कारण से बिजली नहीं आई, वो कल नहीं दे पाए, परसों भी नहीं दे पाए, तरसों भी नहीं दे पाए, 4 दिन बाद नहीं दे पाए, 5 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रोडक्ट को पानी देना अत्यंत आवश्यक क्यों लिखा गया है कंपनी ने? ये प्रोडक्ट पानी देने के बाद ही काम करेगा, उसके पहले ये खेत में पड़ा रहेगा। ना इसके इफेक्ट है, ना इसके साइड इफ़ेक्ट है, ना इसका कोई फ़ायदा होगा, ना इसका नुकसान होगा। खेत में पड़ा रहेगा। जैसे ही 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आप पानी दोगे, ये अपना काम कर जाएगा, क्योंकि पानी के बाद ही ये घुल के पूरे ज़मीन में फैलेगा। तो इसलिए पानी देना अत्यंत आवश्यक है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? देना ज़रूरी है। कोई टेंशन ना लो। अगर वो तुरंत दे सकते हैं अच्छी बात, 2 दिन में दे सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन में दे सकते हो वो है। पर इसको डलवाने के बाद पानी दिलवाना ज़रूरी है। ये काम जब ही करेगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा आगे चलते हैं। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4, इन तीनों पैकेट का डालने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, सेम है। बस तरीका, टाइम अलग अलग है, पानी अलग अलग लगता है, इसमें ज़्यादा कम ज़्यादा अलग लगता है। थोड़ा समझेंगे। हरी संजीवनी का 1 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से पानी का घोल बनाना है। जैसे हमारा 1 एकड़ वाला जो बॉक्स है, 2 नंबर पैकेट जो है हमारा बाल अवस्था वाला, उसमें 100 ग्राम पाउडर है। 100 ग्राम मतलब 100 लीटर पानी। 3 नंबर का जो पैकेट है हमारा जवानी वाला, यौवन अवस्था वाला, 150 ग्राम का पैकेट है। 150 ग्राम मतलब 150 लीटर पानी। 4 नंबर का जो पैकेट है हमारा 250 ग्राम का है। 250 ग्राम मतलब 250 लीटर पानी। अब ये पानी वाली कहानी तो मुझे और आपको तो पता है। अगर आप किसान नहीं है तो किसान इन चीज़ों को नहीं जानता कि कितना लीटर पानी वो नाचते, वो जानता है टंकी का हिसाब। कि साहब ये बताओ टंकी कितनी लगनी है। ठीक है ना? उसको तो सीधा गणित चाहिए कि इतनी टंकी लगनी है, तो आप उसको बता सकते हैं। अब मोस्टली जो हम फील्ड में रहते हैं तो हमें पता है कि 15 लीटर की टंकी अमूमन लोग यूज़ करते हैं। 15 लीटर से टंकी 20 लीटर की नहीं होती। तो 15 लीटर का टंकी मतलब 100 लीटर को डिवाइड कर दो 15 लीटर से, तो 7 टंकी लगभग निकल के आएगा। तो 7 टंकी किसान को 2 नंबर में बतानी है। 150 लीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 लीटर से, तो स्टेज नंबर 3 में लगनी है टंकी 10। 3 नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 250 लीटर से 250 लीटर को 15 लीटर से, तो टंकी लगनी है 16। तो सीधा सा आज मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। 1 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से घोल बनाना है। ग्राम पैकेट के ऊपर कितना लिखा हुआ है उस हिसाब से घोल बनाना है। फिर उसको डिवाइड करके और किसान को बता देना है इतनी टंकी आपने लगानी है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है स्टेज नंबर 2, 3, 4 कब करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत फ़ोन मेरे को आते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, अगर आप ये चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो आपने एक हरी संजीवनी का बॉक्स खरीदा होगा, और हरी संजीवनी का बॉक्स आप खरीदेंगे तो ये वाला उसके अंदर लिटरेचर एक निकलेगा, एक ही पेपर निकलेगा। इस पेपर में सबसे पहले हम निचली तरफ देखेंगे तो इस साइड में हमारे लिखे हुए फसल के नाम, इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में लिखे उपचार की विधि।
अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे फसल हमारी कौन सी जिसमें हमने ट्रीटमेंट कराना है। सपोज करो हमारा ये धान है, तो धान के आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर कितने दिन बाद लिखा हुआ है, तो दूसरे दिन में नंबर लिखा हुआ है 40 से 45 दिन बाद लिखा हुआ है। तीसरा नंबर लिखा हुआ है उस 40 से 45 दिन के 15 दिन बाद। चौथा नंबर लिखा हुआ है हमारा उस 15 दिन के 15 दिन बाद। तो आप समझ गए, अगर धान गेहूँ है तो इस लाइन में देख लीजिए कि उपचार विधि की क्या लिखी हुई है। अगर आपकी कोई सब्जी है तो यहाँ देखिए, सबसे पहले खीरा, टमाटर, बैंगन जो भी है आपको उसको निशान लगाए, सामने आ जाए। सामने आने के बाद देखा कि फसल लगाने से 25 से 30 दिन बाद लिखा हुआ है 2 नंबर। 3 नंबर हमारा लिखा हुआ है उसके 15 दिन बाद। 4 नंबर हमारा लिखा हुआ उसके 15 दिन बाद। तो इस तरीके से इस पर्चे के अंदर, इस पेपर के अंदर से ये ट्रीटमेंट आपने समझनी है। भिंडी, गेहूँ, धान, अनाज कुछ भी है उसके सामने निशान लगा, सामने वाले को ट्रीटमेंट को देखे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस लिटरेचर के अंदर वो सारी जानकारी कि 2 नंबर स्प्रे कब करना है, 3 नंबर स्प्रे कब करना है, 4 नंबर स्प्रे आपको कब करना है। 4 नंबर पॉइंट हमारा आता है, क्या हरीश संजीवनी 2, 3, 4 को हम किसी कीटनाशक, फफूंदीनाशक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। किसी भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक के साथ आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, बस शर्ते एक चीज़ का ध्यान रखना, वो दवाई सुंडी की दवाई ना हो, क्योंकि सुंडी की दवाई बहुत हैवी दवाई होती है, उसे आप अलग से स्प्रे करें, हरीश संजीवनी में डाल के स्प्रे ना करें, ना स्प्रे करें। हाँ, पांचवा पॉइंट हमारा निकल गया था। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बोर्डो अल्कलाइन दवाई के साथ इसको स्प्रे नहीं कर सकते। अभी बोर्डो अल्कलाइन मिश्रण दवाई है क्या, ये कैसे पता चलेगा आपको कि उसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता। तो इसका छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है। अगर किसी दवाई के ऊपर आपको डाउट हो रहा है कि ये बोर्डो अल्कलाइन तो नहीं है, तो उसका क्या तरीका, थोड़ी सी दवाई किसी ढक्कन में उसकी दवाई के लिए थोड़ा सा अपना पाउडर ले और थोड़ा उसमें पानी डाल ले और इसको मिक्स करें ऐसे। और मिक्स करने के बाद आप उसको क्या करें, उसको देख लें। अगर वो दवाई फट जाती है तो वो बोर्डो अल्कलाइन दवाई है, उसके साथ उसको मिक्स नहीं कर सकते। अगर वो आसानी से मिल जाती है, घुल मिल जाती है, तो उसको उसके साथ कर सकते हैं। एक ही छोटा सा फार्मूला है। कभी भी किसी दवाई को डाउट हो तो रिस्क मत लो, पहले थोड़े से प्रैक्टिकल कर लो और इस तरह से आप उसको कर सकते। पॉइंट नंबर 6, एक विशेष ध्यान और रखना है आपने। जब भी आप स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4 हरीश संजीवनी के स्प्रे करवाते हो या करते हो, तो आपकी ज़मीन में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नमी नहीं है तो आपको पहले पानी देना चाहिए या स्प्रे करने के तुरंत बाद देना चाहिए। तुरंत मतलब तुरंत, अत्यंत आवश्यक है। वो जो 1 नंबर वाली गलती मत करना। रेहान सर ने कहा था कि भाई 2 दिन में दे सकते हैं, 4 दिन में से 5। अगर ये गलती आपने 2 या 3 या 4 में कर दी तो आपकी फसल मुरझा सकती है, और मुरझाने से क्या होगा, आपका खेत भी ख़त्म हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 2, 3, 4 जब भी डालें तो पानी होना बहुत ज़रूरी, पानी का मतलब नमी होना ज़रूरी है। देख ले, एक 100-150 रुपये का वो भी आता है, मीटर भी आता है, मेरे पास भी है ये वाला। इस समय क्या करता हूँ, ज़मीन में इसे डालता हूँ तो ये नमी बताता है कितनी है, तो उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 7, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरीश संजीवनी प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट आए तो स्प्रे या तो 11 बजे से पहले कराएं या 5 बजे के बाद कराएं। क्यों? फसल को 2 से 4 घंटे दवाई खाने के लिए चाहिए होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो भी ठंडे ठंडे चाहिए होते हैं, धूप वाले नहीं। 11 बजे से पहले ठंडा मौसम सा रहता है और 5 बजे के बाद भी थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सुबह 11 बजे से पहले स्प्रे कराना या शाम 5 बजे के बाद स्प्रे कराना, बीच में स्प्रे नहीं कराना। और अगर मेरी पर्सनली माने ना तो 5 बजे के बाद ही कराना, टेंशन ही नहीं लेनी 11 बजे की। क्यों? अरे यार, किसान को जितनी मर्जी बोल दो, कभी उसकी टंकी डाउन है, कभी उसकी टंकी दूसरा आ रहा, कभी वो मज़दूर नहीं आया स्प्रे करने, कभी कुछ नहीं आया, उसके 100 बहाने। पता चला 9 बजे तो उसने खेत पे बजा दिए। अब वो सारी तैयारी कर ली है, 9 बज गए, उसको ये तो कह नहीं सकते कि चलो अब नहीं करते, अब तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 2 ढाई 3 घंटे स्प्रे करने में भी लगेंगे, 10 बजा दिए, तो इससे धूप सर पे चढ़ गई। तो इसलिए आप अगर शाम 5 बजे वहाँ कराते, अगर वो लेट हो गए 5 बजे तो 6 बज जाएंगे और आपका फ़ायदा होगा। तो विशेष ध्यान रखिए, अगर मेरे हिसाब से माने तो 5 बजे के बाद ही कराना है। तो ये कुछ चीज़ों का आपने इस्तेमाल करने मैंने आपसे बताया कि कैसे इस्तेमाल करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना। मेरे ख्याल से इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो इसके फ़ायदे आपको मिल जाए। अब हम आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारा 5 नंबर पे है, हरीश संजीवनी को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। क्यों? नंबर 1 तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के फ़ायदे नुकसान नहीं है।
ज़मीन से लेके उस फल को खाने वाले तक को फ़ायदे होंगे। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये मैंने ऐसा पढ़ा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ज़मीन के ऊपर 3 साल तक असर रहता है। रासायनिक खाद का क्या है कि इधर डाला इधर निकाल दिया, बात ख़त्म। जिस फसल का खाना था खा लिया, बाकी सारा ख़त्म हो गया और ज़मीन को सख्त कर रहा है, हमारी ख़राब कर रहा है, बीमारियाँ फैला रहा है। ज़मीन को भी रासायनिक खाद की ज़मीन को भी नुकसान, डालने वाले को भी नुकसान, फसल को भी नुकसान, खाने वाले को भी नुकसान, जेब को भी नुकसान, सब चीज़ों को नुकसान। ऑर्गेनिक फ़ायदा है कि ज़मीन को फ़ायदा, खाने वाले को फल को फ़ायदा, फसल को फ़ायदा, सब चीज़ों को फ़ायदा। तो इससे क्या होगा, 3 साल तक इसका असर रहता है। तो आप लगातार इसको डाल लेंगे तो इसके आपको फ़ायदे मिलते रहेंगे। और आपको एक जानकारी और दे दूँ, स्टेज नंबर 1 हरी संजीवनी की स्टेज नंबर 1 में हमारी जितना 6 ट्रॉली गोबर में ह्यूमस होता है, उतना ह्यूमस हमारे स्टेज नंबर 1 में अकेले में इतना ह्यूमस होता है। आज अगर आप इतना गोबर अपनी ट्रॉली अपने खेत के अंदर डाल लेंगे तो इतना गोबर पूरे भारत में नहीं, जितनी हमारे पास ज़मीनें हैं। तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि हमें जो ह्यूमस तो कम से कम मिले गोबर में से, अगर पूरी खाद नहीं मिल रही तो कम से कम जो ह्यूमस है वो तो मिले। तो लगातार जब ये आपके खेत में डलता रहेगा तो आपकी ज़मीन को और ताकत मिलती चली जाएगी। नंबर 3, रासायनिक खाद के दोस्तों बहुत नुकसान है। अगर मैं बात करूँ, दूसरी बात क्या है, इसी में सरकार ने कुछ राज्यों में बंद, जैसे सिक्किम अपना पूरा ऑर्गेनिक हो चुका है, केरला अपना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, गुजरात अपना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है और आपका महाराष्ट्र ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। रासायनिक खाद के नुकसान है और सरकार कभी भी बैन कर सकती है। कुछ दवाइयाँ कुछ खाद ऑलरेडी बैन कर चुकी है। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से पकड़ लो, धीरे धीरे अपनी आदत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ले आओ, इसकी अपनी ज़मीन को आदत में ले आओ। आप अपनी जमा तो धीरे धीरे इसकी आपकी ज़मीन को और आपको आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी कि कभी भी नोटबंदी वाला याद है, 12 बजे के बाद 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे, एक झटका और ख़त्म। ऐसे ही कभी भी हो सकता है, आज रात 12 बजे के बाद यूरिया खेत में नहीं डलेगा, ख़त्म। पॉइंट नंबर 4, सोच के देखो, जिस ज़मीन से आपकी दाल रोटी चल रही है, अगर वही हमने रासायनिक खाद डाल के बंजर कर ली तो क्या होगा। कभी रात को आँख खुले तो एक बार ध्यान लगा के सोचना कि अगर मेरी ज़मीन ख़त्म हो गई, मेरी ज़मीन बंजर हो गई उसमें, तो ये हमारे बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। जो फ़ायदा आज आपको दे रही है, क्या आपके बच्चों को दे पाएगी, क्या उनके बच्चों को दे पाएगी। तो इसलिए कम से कम अपनी ज़मीन को ताकत देने के लिए तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें यूज़ करना ही चाहिए। 5 नंबर, पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचता है और पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे दोस्तों। पर्यावरण पर अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम पेड़ नहीं लगाते और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो योगदान हम दे सकते हैं। और एक छठा आखिरी पॉइंट, 1800 रुपये का ये प्रोडक्ट आपके 8-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये तक की बचत कर देता है। आप सोच के देखो, कहीं के किसानों ने डबल इससे उत्पादन लिया है। अगर आप सोच के देखें कि 25% खाद भी आप बचा लेते हो, 20% अगर आपकी दवाई भी बच जाती है, 20% 10% अगर कम से कम उत्पादन भी बढ़ जाता है, तो आप सोच के कैलकुलेशन करना, आप 1800 नहीं 18,000 रुपये बचा सकते हो इससे। एक 1800 रुपये का ये प्रोडक्ट आपको 18,000 रुपये बचा कर दे सकता है। तो ये 4-5-6 करोड़ थे। आरसीएम हरी संजीवनी प्रोडक्ट को इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे आपको बचत होती है, इससे आपकी ज़मीन ताकतवर रहती है। ये सारे फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए। और दोस्तों और भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत टॉपिक है। इसको वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखेंगे, इसलिए ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 टॉपिक थे आज आरसीएम हरी संजीवनी के प्रोडक्ट के ऊपर। क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से मैंने एक सारी ट्रेनिंग को एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं और उसका जवाब आपको कमेंट में दूँ। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर डायरेक्ट सेलर को मिलनी चाहिए, अगर आपको इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हुआ, इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, तो मैंने अपनी तरफ का जो मेरा वादा था 1.5-2 साल से, जो मैं कह रहा था मैं ट्रेनिंगें बनाऊंगा, वो आज मैंने पूरा कर दिया है। अभी आपकी बारी है। जैसे मेरी होम सेंटर वाली वीडियो को आप लोगों ने अपना इतना प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं सम्मान करता हूं आप लोगों का। तो इस वीडियो को अभी आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज़ एवरीडे 5 बजे एक वीडियो अपलोड होती है आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए। जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ आप लोगों मैं कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को आरसीएम के हर उस डायरेक्ट सेलर, हर उस व्हाट्सएप फेसबुक नंबर पर शेयर कर दीजिए जो भी आपसे जुड़ा हुआ है,
दोस्तों यही आप लोगों से मैं सपोर्ट लेना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए कि जितने भी ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक आपके पास सबको ट्रेनिंग दो। और इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिटी में है या फिर गांव में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो हरीश इंजीनियर पर काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो किसान है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ट्रेनिंग हर RCM डायरेक्ट सेलर को देखनी चाहिए। क्यों? सपोज करो आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है हरीश इंजीनियर में, ना उसको खेती है ना उसको किसान है, लेकिन उनकी टीम में कोई बंदा आ जाता है और वो हरीश इंजीनियर के बारे में पूछता है, तो वो क्या कहेंगे कि सर मुझे तो पता नहीं है, वो यूट्यूब पे देख लो, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। लेकिन अगर वो ये वीडियो देख चुके होंगे तो वो क्या करेंगे, 1 मिनट रुको, मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा कि हरीश इंजीनियर को कैसे इस्तेमाल करना। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से कि इस वीडियो को व्हाट्सअप फेसबुक पर हर जगह शेयर कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। अभी 15 अगस्त के बाद सीज़न आने वाला है। 15 अगस्त अभी जो चल रहा है 2018, 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त के बाद खीरा और सब्जियां लगनी शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त तक इस वीडियो को सारे में फैला दो ताकि सबको जानकारी मिल जाए और हमारी ये अपना सितंबर वाला टारगेट आ रहा है ये भी हमारा बढ़ जाए और जो हमारे टारगेट है वो हमारे अचीव कर सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मतलब आप सीरियस है, इसका मतलब आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। और जय RCM, थैंक यू, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।